My name is Sweti Singh and I appeared for the BPSC 64th exam and I got selected for the DYSP post, got 144 rank. I belong to Bhagalpur district of Bihar. I have completed all my education in Bhagalpur itself. As we know about BPSC exam, it occurs in all the three phases, that is prelims, mains and interview. Prelims, it carries 120 marks and there is no negative marking. इसमें कोई negative marking नहीं होता है. तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मैक्सिमम वेटेज के सब्जेक्ट्स का होता है. इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ्स, साइंस. तो व्हेन आई वाज राइटिंग माय एग्जाम तो मैंने इस पे फोकस किया. मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. उसके बाद मैंने ये देखा कि मोस्टली 3-4 सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेटेज इनका ज़्यादा है. एज इफ यू कैन से हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली साइंस एंड मैथ्स. तो अगर आप इस चारों सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर अ सेफ मार्क्स. अगर आपका सेफ मार्क्स आता है प्रीलिम्स में, यू हैव जस्ट ओनली टू क्रॉस द थिन लाइन, दैट इज कट ऑफ. उस कट ऑफ को, थिन लाइन को आपको क्रॉस करना है एंड गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम, दैट इज द मेंस. प्रीलिम्स में आपको बस कट ऑफ क्रॉस करना है, उसका मार्क्स आपको ऐड नहीं होता है मेंस में. सो मेक श्योर यू ओनली क्रॉस द कट ऑफ मार्क्स. इतना आपको आना चाहिए. उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए. रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, टाइम लीजिए और उसके बाद सॉल्व करने के बाद टेक योर टाइम टू एनालाइज योर मिस्टेक्स. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मोस्टली ये होता है कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आना चाहिए. बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब ये एडवांटेज है हम लोगों के लिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. लेकिन आपको ऑप्शंस अगर आपको पता है तो उसको एलिमिनेट करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर 2 ऑप्शंस में आप फंस जाते हैं, 3 ऑप्शन में फंस जाते हैं, तो उसको एलिमिनेट करके हाउ कैन यू स्कोर अ पॉजिटिव मार्क इन इट. अगर आपको उसका 20% में पता है कि मेरा गट बोल रहा है कि 20% वो सही है, तो हाउ कैन यू गेन 1 मार्क्स इन इट. तो एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है. तो कोई भी टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद ये ज़रूरी है कि आप उसको एनालाइज कीजिए कि आपके उसमें कितने मार्क्स गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं और कहाँ कहाँ ऐसा एरिया है जो कि आप मिस्टेक्स कर रहे हैं. उसके बाद जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए स्काई इज़ द लिमिट. उसमें आपको इतना डाइवर्स है, इतना डायनामिक है, साथ में आपको बिहार को भी लेकर के चलना है. तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आप न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ें. एक रिकमेंडेड न्यूज़पेपर, आई यूज्ड टू स्टडी इंडियन एक्सप्रेस. मैंने इंडियन एक्सप्रेस रोज़ पढ़ा है. आप लोगों को जो सही लगता है आप वो पढ़ सकते हैं. आपके लिए जो सुटेबल है, जो आपको समझ में आता है, वो एक न्यूज़पेपर पढ़िए. साथ में कोई भी एक रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन्स. मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स अवेलेबल है, लाइक दृष्टि की मैगजीन्स अवेलेबल है, विजन आईएएस का है, इनसाइट आईएएस का है, पीडी आता है, बीएससी आता है. कोई भी आप रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट्स का मैगजीन पढ़ सकते हैं डेली न्यूज़. और उसमें न्यूज़ करंट अफेयर्स मंथली आपको देना है. जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है प्रीवियस ईयर का, उस समय से ले करके जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, तब तक आपका करंट अफेयर्स कवर होना चाहिए. और उसमें बिहार रिलेटेड भी करंट अफेयर्स इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं दैट इज़ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. तो यू शुड नो एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग इन बिहार इन द पर्टिकुलर टाइम. पहले क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा, आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए. ये सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम. नेक्स्ट स्टेज इज़ मेंस. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इट हेल्प्स इन मेकिंग योर एंट्री इन द मेरिट लिस्ट में आपको यही एंट्री दिलवाता है. और कोइंसिडेंटली मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है. मुझे काफ़ी प्राइजेस भी मिले स्कूल में राइटिंग की वजह से, कैलीग्राफी के लिए, स्टोरी राइटिंग के लिए. तो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीज़न दैट आई वाज एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मेक श्योर कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें. और तभी दोनों के साथ साथ आप दोनों का आपको बैलेंस करके रखना है और आगे आपको तैयारी इसको परस्यू करना पड़ेगा. मेंस के लिए जब मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था फरवरी 2019 में, उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की.
उसके पहले आई डिड नॉट नो वेदर आई विल बी सेलेक्टेड और नॉट, सो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। मेंस प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की। इवन आई ज्वाइंड अ कोचिंग क्लास एंड उसके बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट करी। मेरा ऑप्शनल भी कुछ नहीं था और उसके बाद मैंने ये देखा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैंने ये सोचा कि मेरे पास जो रिजल्ट आने के बाद जो खुशी थी उससे ज़्यादा मेरे पास 5 गुना ज़्यादा टेंशन था कि हाउ टू कोप अप विद द सिलेबस को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, साथ में कोचिंग को भी लेके चलना है और ऑप्शनल भी है मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उसके ट्रेंड को देखा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एनबीपीएस से इट कैरीज 38 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो 38 मार्क्स में आपको अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। डायग्रामेटिकली वो सारा चीज़ रिप्रेजेंटेड होना चाहिए आपके पेपर में। इंट्रोडक्शन इंक्लूड होना चाहिए, बॉडी आना चाहिए, कंक्लूजन आना चाहिए और एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए कि नीदर यू हैव टू बी on the negative side or on the positive side. You have to take a balanced approach. You are going to be a upcoming bureaucrat, तो आपके पास एक balanced approach and एक positive solution होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का। ये सारा चीज़ दिमाग में लेकर के आपको एक आंसर लिखना है। आप आंसर लिखते हैं मेंस के लिए तो आपको ये सोचना है कि आप किसी न किसी मेंटोर को, आपके पास एक मेंटोर ज़रूर होंगे, उसको अपना एक आंसर्स दिखाइए। वो आपको हेल्प करेंगे गाइड करने में। मे बी अगर आप केपेबल नहीं हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने में, तो किसी भी अपने सीनियर्स को बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए या जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उनसे ये हेल्प मांग सकते हैं कि दे वुड हेल्प यू इन चेकिंग द आंसर्स और इवैल्यूएटिंग योर पेपर। क्योंकि वही है जो आपको बता सकते हैं कि आपका जो आंसर्स है वो कितना सही है, कितना गलत है, आपको बॉडी कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में आपको क्या ऐड करना है, कहाँ पे फैक्ट्स डालना है, कहाँ पे फैक्ट्स नहीं डालना है, और जो भी क्वेश्चंस का मेक श्योर दैट यू जस्टिफाई द क्वेश्चंस का जो डिमांड है वो आपको पूरा करना है। और जो क्वेश्चंस के जो एंड में रहता है जैसे कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट और जितने भी टेल वर्ड्स होते हैं उनकी मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है और उसको आपको अच्छे से लिखना है। और ये नहीं कि आपको जो भी आता है आप वो लिख रहे हैं, मेक श्योर कि आप वही लिखें जो कि क्वेश्चंस का डिमांड है। अपने आंसर्स में जैसे कि मैंने 20 to 30 सेकेंड्स में एक इंडिया का मैप बनाना सीख लिया था, या फिर बिहार का मैप आई यूज टू ड्रॉ इट और उसमें कुछ मार्क्स करना है। 64th में मैंने आई अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था ईरान, रिलेशन ऑफ ईरान छाबार पोर्ट से रिलेटेड। तो मैंने उसमें छोटा सा मैप बनाया था और उसके बाद मैंने पोर्ट वहाँ पे मार्क करा कहाँ पे है। तो ये सारा चीज़ है जो कि ये सारा चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में, क्योंकि इवैल्यूएटर के पास भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए। सो यू मेक श्योर कि आपका कॉपी थोड़ा डिफरेंट हो, तो मेहनत ना लगे इवैल्यूएटर को पेपर चेक करने में और मार्क्स देने में। एंड यू शुड फोर्स द इवैल्यूएटर कि वो आपको मार्क्स दे और अच्छा मार्क्स दे। सबसे पहले GS1 के बारे में आई विल टॉक अबाउट। GS1 में हिस्ट्री इज देयर, करंट अफेयर्स इज देयर एंड द थर्ड पोर्शन इज स्टैटिस्टिक्स। मैंने अब एग्जाम में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स अटेम्प्ट करा था क्योंकि इट इज़ द पोर्शन विच गिव्स यू 72 मार्क्स, और इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको GS1 में अच्छा मार्क्स आएगा। उसके बाद स्टैट्स के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा था, मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा। उसमें जितने स्टैट्स के पोर्शंस थे मैंने उसको सॉल्व करा। आपको अलाउड है कैलकुलेटर लेके जाना, तो आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। एंड उसमें बस ये करना है कि आपको स्टेप वाइज बनाना है और इट शुड बी वेरी क्लियर। जो भी आप बना रहे हैं बहुत साफ़ सुथरा बनाए, बहुत क्लियर बनाए, और आपके आंसर्स अगर सही आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। सेकेंडली इज़ हिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो कांस्टेंट होता है दैट इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। 3-4 क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर के जो कि ऑल्टरनेट ईयर्स में रिपीट होते रहते हैं, तो उसको आप कर ले, वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो एक आना ही आना है। बाकी रिलेटेड टू 1857 रिवॉल्ट हो गया, या फिर बिरसा मुंडा से हो गया, संथाल रिबेलियन से हो गया, या फिर मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार हो गया, टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार हो गया, पर्सनालिटीज़ हो गया जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे को आप एक जिस्ट में बनाएं। मेक श्योर योर नोट्स शुड बी वेरी थिन, इतना थिन रहे कि उसको आप 1 या 2 दिन में पूरा रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू GS1 में आता है दूसरा पोर्शन दैट इज करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स के लिए मैंने पढ़ा था पीडी। मैंने पीडी पढ़ा था और पीडी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो सारा आई यूज टू राइट एंड रीड। मैंने कभी भी बस पढ़ा नहीं, मैंने लिखा है और मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स लिखा और देन फिर मैंने उसको पढ़ा और उसको एक कंट्री से लिंक करके दूसरे कंट्री से बायलैटरल रिलेशन सारा कुछ एक पर्सपेक्टिव, एक डायनामिक्स बनाने के बाद ही उसके बाद एक पॉजिटिव कंक्लूजन्स पे उसको लिखना है। और मैंने जितने भी करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस को लिखा अपनी कॉपी में, सारे को मैंने अपने टीचर्स को दिखाया और उसके बाद दे ओनली सजेस्टेड भी कि उसमें क्या गलती है, उसमें क्या सही है, उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए, उसमें क्या ऐसा फैक्ट्स डालना है जिससे कि मेरा आंसर्स और हैवी हो और उसमें ज़्यादा वेटेज मिले मुझे मार्क्स की। तो आपके पास एक इवैल्यूएटर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ GS2 में आपके पास होंगे पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड लास्टली साइंस के। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पे रिलाई किया और लक्ष्मीकांत का अगर हम नोट्स बनाने जाए तो ऐसा मुझे लगता है कि एक और लक्ष्मीकांत बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लक्ष्मीकांत जी का कोई भी नोट्स नहीं बनाया है। वो बुक मैंने बस ऐसे ही पढ़ा। सेकेंड इज इकोनॉमिक्स आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द बिहार सर्वे। बिहार का जो भी बजट आ रहा है, इंडिया का बजट आ रहा है, इंडिया का सर्वे आ रहा है, जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी सर्वेज के रिपोर्ट आते हैं, ये सारे इकोनॉमिक्स में काफ़ी हेल्पफुल था। नेक्स्ट इज ऑल इकोनॉमिक्स के लिए जैसे एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको अच्छे से पढ़ें। ऊपर से आप उसको बिहार के पर्सपेक्टिव में भी अच्छे से पढ़ें कि बिहार के पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, उसके प्राइमरी सेक्टर में बिहार के पर्सपेक्टिव पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स में क्या हो रहा है। तो बिहार जो भी आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, जितने भी बजट को पढ़ रहे हैं, सबको बिहार से लिंक करके पढ़े क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बिहार पर्सपेक्टिव से भी आएंगे। और ज्योग्राफी के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने बस 11th NCERT पढ़ा था, वो भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बस 11th NCERT पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और मैंने क्राउन की बुक खरीदी थी बिहार स्पेशल, उसमें जितना भी बिहार का इकोनॉमिक था, बिहार का ज्योग्राफी था, सारा कुछ मैंने उसी से पढ़ा और उसी से मैंने अपने आंसर्स में भी लिखा है। लास्ट इज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक के लिए मैंने जो भी रिसेंट में इन्वेंशंस हो रहे थे, जैसे कि 2019 में हमने मेंस किया था, उस समय चंद्रयान 2 होने वाला था, तो मैंने उससे रिलेटेड पढ़ा था। या जितने भी रिसेंट इन्वेंशंस होते हैं या डेवलपमेंट होते हैं, तो वो सारा चीज़ मैंने पढ़ा। जैसे कि मैंने अपने GS2 के आंसर्स में मैंने 64 के टाइम अटैम्प्ट करा था, एक स्मार्ट सिटी वाला क्वेश्चन था, तो उसको मैंने अटैम्प्ट करा। फिर एक वाटर लिंकिंग वाला था कि दो इंडिया इज हैविंग सो मेनी रिवर्स, व्हाई इंडिया इज हैविंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको साइंस एंड रिलेटेड के पर्सपेक्टिव में लिखना पड़ेगा। फिर जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो मे बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोरोना आ सकते हैं कि हाउ साइंस एंड इन्वेंशंस कैन हेल्प इन डीलिंग विद कोरोना। और thirdly and the last stage is interview, personality test. Interview is mainly related to personality test. बहुत सारा चीज़ उसमें आपको ऑप्शनल भी तैयार करना पड़ता है, उसके बाद आपको अपना जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, साथ ही साथ आपके आसपास क्या क्या न्यूज़ चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, कोरोना उस समय चल रहा था, कोरोना के बारे में पढ़ना है, उसका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, सब कुछ। तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट इट इज़ बोला जाता है कि इंटरव्यूज ओनली योर पर्सनालिटी टेस्ट, हाउ यू विल बी एबल टू फेस द प्रेशर आप कैसे फेस कर पाते हैं अगर आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टेन है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, मैंने बहुत सारे लॉज पढ़े जो कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन रिलेटेड, बीइंग अ वुमेन मेरे से मॉक में बहुत सारे वुमेन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैंने सारा कुछ प्रिपेयर किया। बट द टाइम व्हेन आई एंटर द पैनल, जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई, आई गॉट द बोर्ड ऑफ दीप्ति मैम का बोर्ड मुझे मिला था। जैसे ही आई एंटर द रूम, तो आई वॉज वेरी नर्वस बिफोर एंटरिंग द रूम। Even when I entered the room, it took around 30 to 40 seconds to get me normal. And उसके बाद I was all okay. उसके बाद मुझे जितना भी मैंने पढ़ा था, it was all in vain, क्योंकि मुझे सिर्फ मैंने वही आंसर दिया जो कि मुझे उस समय याद आ रहा था। मैंने जो भी हम घर से पढ़ के आए थे, मे बी वो मुझे उस समय रिकॉल नहीं हो पाया था, या जो भी है ऐसा, I just forgot everything, बट उस समय जो मुझे ऐसा लगा, मैंने बस वही आंसर दिया है। दैट इज़ यू हैव टू बी द रियल यू। आपको बस वही आंसर करना है जो आप है। यू डोंट हैव टू बी एनी मोर फेक अबाउट यू।
अगर आपको नहीं आता है, सो वेरी हम्बली एंड वेरी पोलाइटली से नो, दैट नो सर आई डोंट नो, नो मैम आई डोंट नो, मुझे नहीं अभी याद आया या फिर मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, बहुत जेन्युइन है ये कि ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चंस आपको आना ही चाहिए, और वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको सारा आंसर आना भी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत जेन्युइनली और बहुत पोलाइटली आप उस चीज़ को मना कर सकते हैं। एंड थर्डली, अगर आपका और जो भी आपका ऑप्शनल है वो उसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि ऑप्शनल से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। दैट बीइंग वुमेन, इफ़ यू आर बीइंग पोस्टेड इन बिहार पुलिस सर्विस एज DYSP, देन आप क्या क्या वुमेन के लिए कीजिएगा, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। अगर आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को स्किप करते हैं या फिर बोलते हैं मैम और सर आई डू नॉट नो, दैट इज़ अ ब्लंडर यू आर डूइंग, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप नहीं स्किप कर सकते। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू आंसर इट। और ये एक वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा आंसर आपको आना ही चाहिए। इसमें अगर आप इसको नहीं आंसर करते हैं तो दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आप आता हो या नहीं आता हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको आता ही हो, तो वो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। एंड लास्टली, बी वेरी पोलाइट, डोंट बी आर्ग्यूमेंटेटिव। आपको आर्ग्यूमेंटेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी जस्ट वेरी पोलाइट, बी हम्बल एंड बी वेरी डिसिप्लिन। एंड लास्टली, पेशेंस, परसिवरेंस and planning and preparation. These are the major key roles for clearing any of the exams. आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको खुद की अपनी प्लानिंग बनानी है। जितने भी टॉपर्स हैं सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, बट आपकी स्ट्रैटेजी खुद होगी और आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करनी है। यू नीड टू लुक कि आपके लिए काम क्या करता है, आपके लिए जो काम करेगा आपको वो करना है। ये नहीं कि यू हैव टू जस्ट कॉपी द वन हु इज़ जो भी टॉपर्स है उसके लिए आपको उसको कॉपी करके फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने लिए काम करवाना है जो आपके लिए काम कर रहा है। जैसे आई एम अर्ली वेकअप पर्सन, मुझे सुबह जगना पसंद है। हम ज़्यादा रात में पढ़ नहीं पाते हैं, बट एग्ज़ाम के टाइम यू हैव टू स्टडी मोर देन 12 to 13 आवर्स। एग्ज़ाम्स जैसे ही नज़दीक आते हैं आपको 12 से 13 घंटा पढ़ना पड़ता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो ये सारा चीज़ आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, व्हाट सूट्स यू द मोस्ट, क्योंकि दिस इज़ द एग्ज़ाम, यू कैन नॉट टेक रिस्क। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू है, तो आप किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं ले सकते हैं। लास्टली, मैंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा था और फर्स्ट टाइम ही मेरा क्लियर हुआ है। एंड मैंने UPSC के लिए अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। एंड इसके पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई बैंकिंग एग्जाम्स, बट वो बोलते हैं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेस्टिनी, वट एवर इज इन योर डेस्टिनी यू गेट इट। तो मेरी डेस्टिनी में ये था, सो आई गॉट इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच।